संविधान की प्रकृति। भारत मूल रूप से एक संघात्मक राष्ट्र है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत राज्यों का संघ दर्शित किया गया। राज्यों के संघ से अर्थ है कि कई सारे राज्यों से मिलकर भारत बना हुआ है। ये किसी समझौते के तहत नहीं है। अनुच्छेद 1 भारत को संघात्मक बनाता है, अर्थात यह राज्यों के मध्य एक संघ बनाने हेतु कोई समझौता नहीं है। सब संविधान के एनफोर्समेंट में आने की वजह से एक साथ जुड़े और राज्य एक दूसरे से जुड़कर संघ बने। इसका अर्थ यह भी है कि राज्यों के पास संघ से अलग होने का कोई विकल्प नहीं है। ऐसा कोई समझौता ही नहीं है जिसका भंग करके राज्य अलग राष्ट्र का निर्माण कर सके। अब संघात्मक ढांचे के कुछ विशेष लक्षण होते हैं। इसमें संविधान की सर्वोच्चता होती है, लिखित संविधान होता है, जटिल संविधान होता है, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन होता है एवं एकल न्यायपालिका होती है। संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ है संविधान का सर्वोपरि होना, यानी भारत में संविधान ही संप्रभु है। संविधान ही सरकार को शासन करने की शक्ति प्रदान करता है। यह कोई मनमाना अधिकार नहीं है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में भारत के स्वरूप की व्याख्या की गई है एवं सरकार को शासन करने की शक्ति दायरों के अंतर्गत प्रदान की गई है। अर्थात संविधान ही संप्रभु है और इनडायरेक्टली देखें तो जनता ने संविधान दिया है तो जनता संप्रभु है। दूसरा बिंदु आता है लिखित संविधान। एक संघात्मक ढांचे के लिए लिखित संविधान का होना अति आवश्यक है। लिखित संविधान के अंदर सभी अनुच्छेदों की व्याख्या होती है और सभी नियमावली प्रत्यक्ष रूप से एक दस्तावेज के अंदर निर्मित या निर्धारित होती है। अगर हम इंग्लैंड देखें तो इंग्लैंड का संविधान लिखित नहीं है, वो संघात्मक भी नहीं। जटिल संविधान उसको बोलते हैं जहां संविधान संशोधन की प्रक्रिया जटिल हो। संसद में कोई भी बिल केवल साधारण बहुमत से ही पास हो सकता है, लेकिन संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता है, जो कि विरलतम स्थिति में ही प्राप्त होती है। अतः संविधान संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। केवल अति आवश्यक बिंदुओं पर ही, जबकि विपक्ष का भी समर्थन प्राप्त हो, संविधान संशोधन किया जा सकता है। साधारण परिस्थितियों में संविधान संशोधन करना दुष्कर कार्य है।
अगला बिंदु है केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन। एक सरकार के पास कौन सी शक्तियां होती है? सरकार के 3 अंग हैं, यानी 3 प्रकार की शक्तियां हैं: विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। विधायिका का कार्य है विधायक बनाना, कानून बनाना। साधारणतया साधारण बहुमत से कोई भी विधानमंडल कानून बना सकता है। केंद्र में संसद और राज्यों में विधानसभाएं अपने अपने विषय पर कानून बनाती है। ये विषय अनुसूची 7 में दर्शित किए गए। जैसे भारतीय सेना केंद्र का विषय है, किंतु पुलिस राज्य का विषय है। इसी प्रकार रेलवे केंद्र का विषय, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन राज्य का विषय। तो सभी राज्य या केंद्र अनुसूची 7 के अंदर राज्य सूची या केंद्र सूची में पढ़ने वाले विषयों पर विधायन बनाते। ये विधायी शक्ति हो गई सरकार की। कार्यपालक शक्तियां, जो कोई सरकार नीतियां बनाती है, जिन बिंदुओं पर विधायन बनाती है, उनका प्रवर्तन करना, ये कार्यपालक शक्तियां हैं। कार्यपालक शक्ति किसी भी कार्य को एग्जीक्यूट करने से संबंधित है। नीतियों, किसी भी सरकार की नीति का प्रवर्तन करने से संबंधित है। न्यायपालिका सरकार का वो अंग है जो विवादों को निपटाती है। वो देखती है न्यायपालिका कि सभी कार्य, सभी विधायन जो लागू किए जा रहे हैं या बन रहे हैं, वो संवैधानिक तरीके से हो। कोई भी असंवैधानिक कार्य जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 के परव्यू में आएगा और ऐसा कानून शून्य घोषित किया जाएगा। तो ये सीमाएं तय करती है कि भाई संविधान की सीमाओं के अंदर रह के कार्य हो, और अगर संविधान की सीमाओं से बाहर जाएगा तो न्यायपालिका उन विवादों में या उन कानूनों को शून्य घोषित कर देगी। न्यायपालिका एकल न्यायपालिका है। यहां न्यायपालिका केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित नहीं है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, फिर उसके अधीन आते हैं उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालयों के अधीन आते हैं जिला न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालयों के जो भी न्याय निर्णय हैं, वो उसके अधीनस्थ सभी न्यायालयों पर अधिमान प्राप्त करते हैं और बाइंडिंग फोर्स रखते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालयों के निर्णय उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों पर पूर्ण रूप से अधिभावी है। उच्च न्यायालयों के निर्णय जिला न्यायालयों पर अधिभावी। इन जो न्याय निर्णय के अधिमान का जो सिद्धांत है, उसे थ्योरी ऑफ प्रेसिडेंट्स कहते हैं। थ्योरी ऑफ प्रेसिडेंट में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए या उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए जजमेंट्स कानून का बाइंडिंग फोर्स रखते हैं, कानून बन जाते हैं। तो जहां जहां विधायन में कहीं गैप्स होते हैं, तो न्यायपालिका अपने फैसलों द्वारा उन गैप्स को भर देती है। यही थ्योरी ऑफ प्रेसिडेंट्स है, और हम केस लॉ साइटेशन
थ्योरी ऑफ प्रेसिडेंट्स के तहत ही न्यायालयों में प्रस्तुत करते हैं। जिला न्यायालय में या उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में जहाँ हम प्रेसिडेंट्स देते हैं, केस लॉज देते हैं, वो इसी थ्योरी के अंतर्गत दिए जाते हैं। ये शक्ति विभाजन जो है वो संघात्मक ढांचे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है। इस शक्ति विभाजन से केंद्र एवं राज्य अपने अपने दायरों में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते। अनुसूची 7 में एक समवर्ती सूची भी दी गई है जहां केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, किंतु एक बिंदु पर दोनों ने यदि कानून बना लिया और कोई क्लैश होता है तो केंद्र के कानून को अधिमान प्राप्त होगा, प्रायोरिटी मिलेगी। हमारा जो भारतीय संघ है इसमें हमने अपने देश की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार कुछ अपवाद डाले। ये अपवाद इस प्रकार से कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रहित में केंद्र द्वारा राज्य सूची में कानून बनाए जा सकते हैं। यदि राज्यसभा इस चीज का अनुमोदन कर दे कि राज्य सूची में भी केंद्र कानून बनाएगा तो संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। नए राज्यों के निर्माण करने की शक्ति भी केंद्र को प्राप्त है। राज्यों की सीमाओं और नामों का परिवर्तन करने की भी शक्ति केंद्र को प्राप्त है। आपातकाल में केंद्र अधिभावी शक्ति प्राप्त कर लेता है, जैसे कि अनुच्छेद 352, 356, 360 में दर्शित किया गया। तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि क्या हम एक वास्तविक संघ हैं। ज्यूरिस्ट वियरे ये कहते हैं कि भारत एक अर्ध संघ है, जो लगता तो संघात्मक है लेकिन संघात्मक वास्तविक रूप से है नहीं। वहीं जेनिंग्स कहते हैं कि भारत एक ऐसा संघ है जिसमें विकेंद्रीकरण की प्रबल शक्ति है, लेकिन हम इन मतों को खारिज करते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मत में हमारा जो संघ है वो एक ट्रू संघ है। हम एक फेडरल कंट्री है, एक संघात्मक देश है। उन्होंने ये अपने अभिभाषणों में कहा और हम इस चीज को मान के चलते हैं कि हम एक भारतीयकृत संघ है। थैंक यू।